हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज कीस्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो देखो, जैसे कि आपको पता होगा, यानी ग्रुप डी के लिए हमने मैथ की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा अब जल्दी से जल्दी ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन था कोर्ट की तरफ से वो भी आ चुका है, ठीक। जो 4 तारीख को हियरिंग हुई थी, तो उसका 13 तारीख के समथिंग डिसीजन आया था फाइनल। तो आपको पता ही होगा जो डिसीजन है वो 10th वाले को फेवर में गया, मतलब रेलवे से जीत चुकी है उस केस को। तो इसका मतलब अब जल्दी से जल्दी रेलवे भी ग्रुप डी के लिए एग्जाम डेट निर्धारित कर देगा, और देख लेना वेबसाइट पर भी आने ही वाली है कुछ दिनों में ग्रुप डी के लिए एग्जाम डेट। तो ये मान के चल सकते हो, यानी दिसंबर में एग्जाम हो सकते हैं आपके। तो अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इसलिए अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए मेहनत करो, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले देखो मैं बता दूं आपको, हमारी 3 क्लास हो चुकी है, ये चौथी क्लास है, ठीक। तो प्लीज इन्हें फॉलो करना अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक करना है तो। मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पर ग्रुप डी का एग्जाम भी नहीं निकला तो फिर भूल जाना सरकारी नौकरी तो, ठीक। क्योंकि यही होता है सबसे छोटा एग्जाम, इसमें वैकेंसी ठीक ठाक है, यानी 32,000 है। हालांकि 2019 की कंपेयर करें तो बहुत कम है, ठीक। लेकिन आपको एक जॉब लेना है तो इसमें तो लेना ही होगा नंबर, मतलब। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, आपको पता होगा ग्रुप डी के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ के 25, लेकिन मैं कितने करवाता हूँ इस प्रैक्टिस सेट में 20, क्योंकि 20 क्या है, एनफ है, ठीक। प्रैक्टिस सेट के लिए आपके लिए एनफ है, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ 25 में से अगर आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो 20 प्लस, यानी 20 प्लस का आप 25 के 25 सही करके आओगे, क्योंकि ज्यादा टफ मैथ नहीं आता ग्रुप डी में, ठीक। 20 क्वेश्चन तो आप मान सकते हो बिल्कुल इजी आते हैं, ठीक। और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कह सकते हो कि जो अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप ढंग में तैयारी कर रहे हो तो इन्हें भी कर ले जाओगे, इस बात की गारंटी है। तो करो फर्स्ट क्वेश्चन। और देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है, तभी मतलब होगा क्लास लेने का, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। करो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, यानी x की वैल्यू दी है, हमें y की वैल्यू दी है, तो हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। देखो, अगर आप इसे बेसिक से करोगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक। सबसे बेस्ट मेथड है वैल्यू पुटिंग, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग आप कैसे करते हैं वो भी सीख लेना। देखो, जब ट्रिग्नोमेट्री साइन दिया हो, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हो, तो उसमें वैल्यू पुटिंग देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू होती है, यानी टी की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं जब करेंगे इसे, ठीक। तो टी की वैल्यू जो हम पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे सबसे पहले। तो 0 पुट करेंगे, साइन 0 हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक। तो जब x की वैल्यू 0 आ जाएगी तो यहाँ पे जब इसके नीचे रखेंगे तो यानी a स्क्वायर अपॉन आएगा 0, जो कि हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी जब वैल्यू पुट करो तो हमारा इन्फिनिटिव नहीं बनना चाहिए, तो इसका मतलब हमने वैल्यू पुट गलत करी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हमें कुछ और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो 0 की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब 45, ठीक। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी a sin 45 क्या होता है 1/√2, तो कह सकते हैं a/√2, ठीक है। अब यहाँ b tan 45 क्या होता है, ठीक, यानी 1, तो y आ जाएगा खाली b, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं हम a स्क्वायर, ठीक। अब नीचे x स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो ये 2, ठीक है, माइनस b स्क्वायर, ठीक। अब देखो y की वैल्यू क्या है b, तो यहाँ रखेंगे b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। तो a से ही खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ क्या बचेगा 2, ठीक। यहाँ बचेगा 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो इसका सही आंसर क्या 1। तो 1 किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, करो सेकंड क्वेश्चन। देखो, इसमें बोला यदि p और q की वैल्यू दी है तो p अपॉन q का मान निकालना है। देखो, p को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी p जो है वो क्या है 0.3, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, ठीक। देखो, पेन में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा राइटिंग इससे अच्छी नहीं आ रही, ठीक है। प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 0.03 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस, अब देखो इसे कैसे लिख सकता हूँ 0.6 को, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई इसे 0.03 ऐसी। तो देखो यहाँ से क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ये। तो p क्या लिख सकते हैं हम 0.3 माइनस 0.03 का क्या होल स्क्वायर। तो इसे यानी कि 0.3 में से जब 0.03 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.27, तो इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक। जबकि क्यों क्या दे रखा हमें 0.54,
ठीक, यानी P अपॉन Q का क्या निकालना है, मान निकालना। तो P क्या, 0.27 का होल स्क्वायर, तो इसे लिख लेंगे हम 2 बार, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या 0.54 यानी 27 दूनी 54, और जब 0.27 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0.135। तो ये है ऑप्शन में, देखो ये रहा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करो। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है ए और बी द्वारा काम करने की क्षमता का अनुपात 3:4 है। यदि ए काम पूरा करने में 12 दिन लेता है तो बी द्वारा समान काम पूरा करने में लिया गया समय क्या है। देखो ए और बी का क्या दे दिया, क्षमता का अनुपात, ठीक, एक काम पूरा करने में 12 दिन लेता है, जबकि ए की एफिशिएंसी 3 दिया है, तो 3 × 12 ये हो गया टोटल वर्क। हमें निकालना बी का काम, ठीक, तो बी की एफिशिएंसी 4, तो बस ये आ जाएगा बी का काम। तो 4 × 12 3 × 9, तो क्या आएगा 9 दिन। तो 9 दिन दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करो जल्दी जल्दी। देखो इसमें बोला किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए इसका अंतिम अंक बताना हमें, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट। अब आपको पता होगा 6 की पावर n है, ठीक, तो यहाँ n की वैल्यू में कुछ भी पुट करूंगा तो जो यूनिट डिजिट आएगा हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। ऐसी सेम 5 है, 5 की पावर n है, तो मैं कुछ भी पुट करूंगा n की वैल्यू तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। देख सकते हैं आप करके, जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, अब भी यूनिट डिजिट क्या है 5 का क्यूब क्या होता है 125, अब भी क्या है 5, सेम 6 के साथ भी होएगा, ठीक। तो कह सकते हैं हम कि इसमें यानी ये जो है पूरा 6 की पावर n कुछ भी होता है यूनिट डिजिट आएगा 6, 5 की पावर कुछ भी होता है यूनिट डिजिट आएगा 5, तो 6 में से 5 जाएगा 1, तो हमेशा अंतिम अंक जो आएगा इस वैल्यू का वो 1 आएगा। तो यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। करो पांचवा क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि 5, 12 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है। सबसे छोटी वर्ग संख्या यानी कि सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 15 का 90 और 18 यानी 180 हो जाएगा इनका एलसीएम, ठीक। तो 180 से वो संख्या कट जानी चाहिए, तो आप देख सकते हैं, देखो ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, तो यही कटेगी। 90 डिविजिबल है 180 से, ठीक है। करो छठा क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 1/2 भाग 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर, ठीक, धनराशि का 1/3 भाग 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर और शेष भाग को 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निवेश करता है। तीनों निवेशों से उसकी कुल आय प्रतिवर्ष 820 रुपए है। निवेश की गई कुल धनराशि क्या है। अब देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हम जैसे नीचे यहाँ हाफ, यहाँ है 1/3, तो नीचे क्या 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो वैल्यू हम कुछ इस प्रकार लेंगे जैसे 6 ले ली, और बढ़िया करने के लिए हम ले लेंगे वैल्यू को 6, यानी कि जो हमने धनराशि वो मान ली 600। अब क्या बोला था 1/2 भाग 5% की दर पर, इसका 1/2 निकालेंगे तो आएगा 300, तो 300 को ना 5% पर दिया, तो इसका जब 5% हम निकालेंगे तो क्या आएगा 3 पंजे 15, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इनने बोला 1/3 भाग 8% की दर पर, तो इसका जब 1/3 निकालेंगे तो 200, तो 200 को दिया उसने 8% की दर पर, ठीक। जब इसका हम 8% निकालेंगे तो आएगा 16, ठीक। अब देखो जो शेष भाग है उसको 10%, तो 300 और 200 500, 600 में से जब 500 घटाऊंगा तो बचेगा 100, तो 100 को उसने 10% पर, ठीक। तो इसका जब 10% हम निकालेंगे तो क्या आएगा 10 ही आएगा। तो यहाँ से जो ब्याज बना वो कितना बना टोटल, यानी 15 और 16 31 10 41, तो 41 बना, तो जो ब्याज है वो है 820, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो 41 है, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है 820, ठीक। हमें बतानी है धनराशि यानी जो हमने मानी थी 600, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो ऐसा काट सकते हैं डायरेक्ट, 41 दूनी 82, तो यहाँ से कह सकते हैं एक की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। हमें निकालनी है 600 की वैल्यू, तो दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, ठीक, मल्टीप्लाई कर दूंगा 600 से, तो यानी 600 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 6 दूनी 12, 12,000 आ जाएगी, ठीक। तो 12,000 किसमें दिया है, ये रहा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो 7वां क्वेश्चन। देखो क्लास लेने का मतलब तभी है जब आप पेन चला रहे हो, मैं सच बता रहा हूं, अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भूल जाना आप, ठीक है, कि हम पे कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम निकलेगा, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, ठीक। चाहे वो ग्रुप डी ही एग्जाम क्यों ना हो, इसमें भी ऐसा मत समझना कि आसानी से नौकरी ले जाओगे, नहीं, सच बता रहा हूँ, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सब एग्जाम देंगे ग्रुप डी का, क्योंकि सबको सबसे पहले क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए, ठीक। अब जॉब के रहते हुए भी इंसान आगे तैयारी कर लेता है,
तो सबसे कम मतलब सबसे पहले इंसान क्या सोचता है कि जो छोटी जॉब मिल जाए, कोई सी भी जॉब मिल जाए, कम से कम मैं एटलीस्ट एक जॉब तो ले लूं। ठीक, तो बहुत बंदे होते हैं ऐसे जो बड़े लेवल की तैयारी करते हैं और ग्रुप डी का एग्जाम निकाल ले जाते हैं, फिर नौकरी करते हुए वो एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर अपने जो भी उनका टारगेट है उसे भी वो पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए ये मत समझना, बेशक ये ग्रुप डी का एग्जाम है, आपका जो कंपटीशन है वो सभी बच्चों से है। ठीक, तो करो। इसमें क्या है, एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है बी, ए से 20% कम दक्ष है, तो बी द्वारा काम पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या। देखो जो बी है वो ए से क्या है 20% कम दक्ष, यानी कह सकते हैं अगर ए 100 है तो बी कितना होगा 80। तो यहां से क्या है 4/5, ये क्या आ गई बी और ए की एफिशिएंसी। ठीक है, अब क्या बोला, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 5 × 12। हमें निकालना बी का काम, बी की एफिशिएंसी है क्या 4, तो 4 से कर देंगे डिवाइड, तो 4 × 12, 5 × 15, तो इसका मतलब 15 दिनों में काम करेगा बी। तो 15 किस में, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। तो देख सकते हैं 10 से 20 सेकंड के क्वेश्चन है ये। सच बता रहा हूं, अगर आप सीख गए एक बार तरीके से, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 20-20 सेकंड में इन क्वेश्चनों को उड़ा दोगे। 20-20 सेकंड में नहीं भी उड़ा पाए तब भी ग्रुप डी के एग्जाम में अगर मैं खासकर बात करूं तो बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा आपको। आप बेसिक से भी किसी क्वेश्चन करोगे तब भी आप 25 के 25 कर ले जाओगे। और ऐसी बात नहीं कोई टफ काम है, मैं देखो बता देता हूं आपको, 25 क्वेश्चन आते हैं ना, तो सच बता रहा हूं आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 25 के 25 ठीक करूं। सेम रीजनिंग में भी, रीजनिंग के कितने आते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 30 के 30 ठीक करूं। ठीक, तो मिलाकर अगर इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो 25 और 30 55। ठीक, तो यानी कि इन क्वेश्चन 55 क्वेश्चन आएंगे मैथ रीजनिंग के, तो हालांकि आपका टारगेट तो होना चाहिए कि मैं 55 के 55 ठीक करूं, लेकिन अगर 55 भी ठीक नहीं हुए तो आपका कम से कम एटलीस्ट 50 प्लस तो नंबर आप यहीं ले जाओ। ठीक है, इस प्रकार तो तैयारी करो ही, क्योंकि जब 50 प्लस नंबर आपके यहीं आगे तो बचे क्या, करंट अफेयर और जीएस। तो करंट अफेयर जीएस मिलाकर आती है 45 नंबर की, तो 45 में से आप कह सकते हो एक मिनट रुक जाना। फोन अब मैंने साइलेंट कर दिया, ठीक, फोन आ गया था। तो 45 में से आप कम से कम कह सकते हो यहाँ 25 से 30 नंबर आपके यहाँ आने चाहिए, तो आपका जो फुल स्कोर बैठेगा वो बैठेगा लगभग कितना 80 के आसपास। ठीक, और ये स्कोर ऐसा है कि आप आसानी से एक जॉब ले जाओगे यहाँ। ठीक है, और 80 से कम कट ऑफ की उम्मीद भी मत करना। ठीक है, इस बार ऐसा नहीं कि 50-60 पे आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, बिल्कुल नहीं होगी, देख लेना आप, बेशक ये चाहे ग्रुप डी है कुछ भी है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर आयाम वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है। देखो जो कमरा होगा किस प्रकार होगा, पहले तो आपको ये समझना है। ठीक, तो वो होगा घनाभ के आकार का, इस प्रकार का। ठीक, जो कमरा होगा, ठीक ऐसे ही होगा, सिंपल सी बात है ये। तो इसमें सबसे लंबे रखे जा सकने वाले खंबा, तो खंबा ठीक किस प्रकार रखा जाएगा इसमें सबसे लंबा, तो कह सकते हो आप, तो वो जो रखा जाएगा वो इस प्रकार रखा जाएगा, यानी यहां से इस प्रकार इस कोने से इस कोने तक रख दिया। ठीक, तो कह सकते हो क्या है इसका विकर्ण यानी डायगोनल। तो हमें क्या निकालना, डायगोनल निकालना है किसका, घनाभ का। तो जो घनाभ का डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है ये, यानी h का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो कह सकते हैं यही दी है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 10 का स्क्वायर 100, ठीक, 8 का स्क्वायर क्या 64, 6 का स्क्वायर क्या 36। ठीक, ये तो इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100, मतलब 64 और 36, 100 और 100 200, तो क्या आ गया √200 आ गया। तो √200 क्या लिख सकते हैं हम, यानी 10√2, तो 10√2 इसका आना चाहिए आंसर। तो जो कि दिया है किसमें, ऑप्शन ए में तो दिया है बिल्कुल, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो नोवा क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुए। ठीक है, उसके प्रतिद्वंदी को 6800 मत मिले जो कुल मतों का 34% था। कुछ मत अमान्य थे, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्या है क्रमशः। देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या, हमने मान लिया टोटल वोट थे 100,
अब ये क्या कह रहा, जो जीतने वाले हैं उसे मिले 48%, तो इसका मतलब जो विनर है उसे मिले 48%, यानी 48 वोट इसे मिल गए। ठीक है, जो लूजर है उसे कितने मिले 34%, यानी 6800 वोट मिले, जो कि कुल मतों का कितना 34%। तो जो लूजर है उसे मिले 34%, यानी कि 34 वोट। अच्छा 34 वोट की वैल्यू ये है, ठीक, तो कह सकते हैं क्या 34 की वैल्यू क्या है, ये 6800। ठीक, तो यहां से जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 34 दूनी 68, तो यहां से आएगा 200, तो एक की वैल्यू आ गई 200। लेकिन हमें क्या बताना है, तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से जीता। ठीक, तो कितने मतों से जीता, यानी 8 में से 4 घटाऊंगा तो 4, ठीक, 4 में से 3 जाएगा 1, तो 14 वोटों से जीता, तो 14 की वैल्यू निकालनी है। तो 14 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 14 दूनी 28, तो आएगा 2800। ठीक, और क्या निकालना, अमान्य मतों की संख्या। देखो अमान्य मत कैसे निकालेंगे, 8 4 12 को 2 कहां से ले, 4 3 7 1 8, तो टोटल वोट जो लीगल है वो 82, तो हमें निकालनी है इलीगल वोट। तो 100 में से जब मैं 82 घटाऊंगा तो क्या आएगा हमारा 18, तो इसका मतलब 18 क्या इलीगल वोट, अवैध वोट। तो हमें अवैध वोट भी बताने, तो 18 की वैल्यू निकालेंगे तो 18 दूनी 36, 3600। ठीक, ये आ गया। तो कह सकते हैं जो अवैध वोट है 3600 और 2800 वोटों से जीता। तो ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़े आगे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू और आर क्रमशः भुजाओं एबी बीसी और एसी के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो एक समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार, ठीक, समबाहु का मतलब जिसकी तीनों साइड एक सी होती हैं, क्या ए बी और सी। ठीक है, अब देखो इसके मध्य बिंदु जो क्या है पी क्यू आर, तो इनसे जो त्रिभुज मिलकर बनेगा तो इसका क्या बताना हमें, क्षेत्रफल कह सकते हैं, इसका क्षेत्रफल बताना हमें। देखो आपको पता होना चाहिए जो समबाहु त्रिभुज होता है इस प्रकार मध्य बिंदु से जो बनने वाला क्षेत्रफल है, ठीक, वो क्या होगा, ये चारों ही बराबर होते हैं क्षेत्रफल में, ये चारों ही, ठीक, ये चारों ही क्या होंगे बराबर। तो कह सकते हैं इस पूरे का क्या है 1/4 है। ठीक है, तो इस पूरे का क्या है 1/4, तो कह सकते हैं जब इसका जो क्षेत्रफल होगा समबाहु त्रिभुज का वो क्या होता है √3 अपॉन 4a²। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है 1/4, ठीक, नहीं √3 अपॉन 4a², ए क्या भुजा जो कि 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का क्या स्क्वायर। ठीक, तो 4 चौक 16, ऊपर भी 16 खत्म, तो क्या बचेगा खाली √3 ही बचेगा। तो √3 क्या है हमारा सही आंसर, जो कि दिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हमारा सही है। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो 11वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार एक रेफ्रिजरेटर को 28,448 रुपए में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो रेफ्रिजरेटर का नया विक्रय मूल्य क्या है। देखो 12% का लाभ कमाता है इतने रुपए में बेचकर, तो कह सकते हैं 112% की जो वैल्यू है वो है कितनी 28,448, यही बोला है। हमें जब 8% लाभ हो जाए घटकर तो वो बताना है, यानी 108% की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो 108% की वैल्यू कैसे निकलेगी, बिल्कुल बेसिक से, ये है, ठीक, इसे डिवाइड करेंगे 112 से, मल्टीप्लाई करेंगे क्या 108 से। ठीक, तो बस इसे सोल्व कर लो। देखो 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ठीक, तो 28, देखो यहाँ पॉइंटों में तो वैल्यू है नहीं, इसका मतलब 28 से पूरा कटेगा, जब पूरा कटेगा फिर उसकी मल्टीप्लाई होगी 27 में, 27 है यहाँ 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल चेक करेंगे, 4 और 2 6 5 11, ये तो नहीं है, 6 2 8 3 11, 4 15 2 17, ये भी नहीं है, 5 2 7 4 11, ये भी नहीं है, 7 2 9, ठीक, और फिर 4 3 7 2 9, ये है। तो देख सकते हैं ऑप्शन जो डी है वही है 11 का मल्टीपल। तो हमें इसे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक, 9 के मल्टीपल से हम चेक कर लेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हमें 168 तथा एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर 120 है। यदि पहली संख्या 72 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार खुद करके देखो इसे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो समझ लो आप बहुत अच्छे लेवल पर हो मैथ में, अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाए। और देखो इसे बेसिक से करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा, इसका बेस्ट मेथड बताऊंगा मैं आपको, नहीं ऑप्शन की सहायता से कैसे कर सकते हो इसे। देखो इसका बेस्ट मेथड क्या है, पहली संख्या दी है 72, दूसरी संख्या में बतानी है, तो दूसरी संख्या देखो ऑप्शन की सहायता से ले लेंगे। हमने मान ली पहले 36, करके देखते हैं कि ये सही है क्या ना। हम इसका जब एलसीएम निकालेंगे
तो 72 और 36 का एलसीएम आएगा 72, ठीक है। और जब एचसीएफ निकालेंगे तो वो आएगा 36 ही आएगा। जब इन्हें जोड़ेंगे 6 2 8 7 3 10, तो एलसीएम और एचसीएफ का योग आया 108, जो कि दिया है 168। इसका मतलब 36 जो गलत है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत। तो इसका मतलब हमें दूसरा ऑप्शन लेना है। अब हमने लिया दूसरा 12, ठीक है। तो 72 12 का एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 72, एचसीएफ निकालेंगे तो 12 ही आएगा। इन्हें जब जोड़ेंगे तो 4 7 और 1 8, तो 84 आया। तो ये भी गलत है, योग है 168, यहाँ आया 84। तो इसका मतलब 12 भी हमने गलत लिया है। तो अब तीसरा ऑप्शन की हेल्प लेंगे, ठीक। तो तीसरा ऑप्शन की हेल्प लेंगे तो तीसरा ऑप्शन है 48। तो यहाँ मानेंगे 48 और करेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, देखो 24 दूनी 48, 24 थी 72, ठीक। 24 की 6 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 144, तो एलसीएम आएगा 144, ठीक। एचसीएफ क्या आएगा 24। जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 4 8, 14 और 2 16, तो 168 आया, ठीक। 168 ही दिया योग। और इनका अंतर निकालेंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, 14 में से 2 जाएगा 12, तो 120 आया क्या अंतर। तो अंतर भी ठीक है 120। इसका मतलब 48 जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो ये था इसका बढ़िया तरीका, ठीक है, ऑप्शन की सहायता से हल करना। अब करो 13वां क्वेश्चन। इसमें बोला है 13 23 और 871 का चौथा अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। आपको पता होना चाहिए ए बी सी, अगर 3 संख्या दी है तो चौथा अनुपात पूछा है तो क्या होता है b मल्टीप्लाई सी अपॉन ए, ठीक है। यानी कि 23 मल्टीप्लाई 871, ठीक, अपॉन क्या 13, बस इसे सोल्व करना है। 13 से अगर मैं इसे काटूंगा, देखो 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, ठीक, 13 छिंग 78, 9 बचेगा, 13 7 91, तो आया क्या 23 मल्टीप्लाई 67, ठीक। 23 की मल्टीप्लाई करनी है बस इसमें। 23 7 क्या होता है 161, कोई एक का हासिल 16, 23 सिक्का 138 और 16 154, तो क्या आना चाहिए 1541 आना चाहिए। तो 1541 किसमें दिया, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। देखो समझ में भी आ रहा है या नहीं ये भी बताना आपको कमेंट सेक्शन में। और देखो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ बेसिक से करवा रहा हूँ, ठीक, सिंपल वे में समझा रहा हूँ, जिससे कि हर एक एस्पिरेंट चाहे कितने वीक हो मैथ में सबके समझ में आएगा। और आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप सही स्कोर क्या कर पाए, मतलब 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। इसमें कह रहा है कि धातु से बने स्पंज की कीमत 435 रुपए से बढ़कर 522 रुपए कर दी गई है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो इसमें तो बस ये बताना 435 से कितने कर दी 522, तो कितने की वृद्धि हुई। 522 में से 435 घटा हुआ तो 12 में से 5 जाएगा 7, ठीक, 11 में से 3 जाएगा 8, तो 87 रुपए की बढ़ोतरी हुई है किस पर, 435 पर। और ये बताना हमें परसेंटेज में, तो ये बता दिया परसेंटेज में, बस ये सोल्व कर लो। देखो इसे डायरेक्ट कट जाना चाहिए, 5 7 35, 5 8 40, 3 43, तो इसका मतलब 5 से कट जाएगा, ठीक। तो ये क्या आएगा 100/5, और जब डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 20%। तो 20% क्या है, इज द करेक्ट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करो। देखो इसमें कह रहा है कि यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हमें इतना, तो उसका आयतन निकालना है, ठीक है जी। तो 11 का मल्टीपल से चेक करें हम, 3 और 8 11, 3 और 8 11, 9 20 में 60 जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। 3 और 8 11, 4 15, 6 6 12, 15 में से 12 जाएगा 3, ये भी नहीं हो सकता। 3 और 8 11 और 8 19 में से 8 जाएगा, ये हो सकता है इसका मतलब, ठीक। 3 और 8 11, 11 में 7 जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन सी है ओनली, वही 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हमेशा सोल्व ही नहीं करना, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहां से निकालेंगे आर की वैल्यू, फिर क्या करेंगे उसका आयतन निकालेंगे, फॉर्मूला लिख करके उसमें आर की वैल्यू पुट करके आयतन निकालेंगे, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, जबकि तो ऑप्शन से हो रहा है, ठीक। यानी 11 का मल्टीपल चेक कर लिया। और मैं यही बता देता हूँ कि 11 का मल्टीपल हमने क्यों चेक करा। देखो आयतन क्या होता है गोले का, वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो यहाँ क्या आ गया पाई, जहां पाई आ जाता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। तो 22 का मतलब क्या, ये होता है 11 का मल्टीपल। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो भी क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। बस हमने यही चेक किया है। करो सोल्व क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि राजा अपनी आय का x% बचाती है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है। तो x का मान क्या है। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। देखो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, इनकम होती है वो क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है।
यानी कि बचत और खर्चा को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होती है, हमारी आय होती है, इनकम। तो इनकम मान ली हमने इसकी 16 अदा की, ठीक। तो जो सेविंग है इसने बोला क्या x% बचाती है, तो जो सेविंग हो जाएगी वो x हो जाएगी, ठीक है जी। 100 का x% x ही होएगा। प्लस देखो फिर खर्चा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 100 में से x घटाएंगे वो क्या हो जाएगा, खर्चा। ये हो गया उसका खर्चा। अब इसने क्या बोला है, यदि इसके आय में 28% की होगी वृद्धि, यानी इसमें जब 28% की वृद्धि हुई तो वही 28 की, ठीक है। तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है, बचत में होती है 40%, यानी x का जब हम 40% निकालेंगे तो क्या आएगा 40/100। तो यहां से कह सकते हैं क्या आएगा x मल्टीप्लाई 2/5, तो कह सकते हैं क्या आए 2x/5, ये ठीक है जी। अब क्या बोला, 28% की वृद्धि होती है आय में, ठीक है, और व्यय में होती है 20% की, ये रही। तो जब इसका 20% यानी 100 माइनस x का क्या निकालेंगे 20%, यानी 20/100, तो 20×5 तो नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, यानी 100 माइनस x/5। तो बस अब देखो इन्हें बराबर कर लेंगे, यानी ये इनकम में जितनी वृद्धि हुई है वो बराबर किसके होगी, जो बचत की वृद्धि है प्लस जो खर्चे की वृद्धि है, ये इसके बराबर ही होगी टोटल। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 5 लेंगे एलसीएम, 5 जाएगा इधर, तो 28 पंजे कितने होता है 140, तो यहां जाएगा 140 इक्वल टू 2x, चलो लिख ही लेता हूं, 2x प्लस 100 माइनस x। देखो 2x है या माइनस x है, क्या बचेगा 1x, 100 जाएगा इधर, तो 140 में 100 जाएगा, बचेगा 40, तो यहां से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 40, ठीक। यही पूछा था, x की मानी तो बताना हमें, ये रहा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़िया, आगे करो। देखो इसमें कह रहा है कि एक समूह में कुछ छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। यदि 160 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र समूह में शामिल होते हैं तो समूह के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 0.8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। प्रारंभ में समूह में छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखो इसे करवाने के तो कई तरीके हैं, मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक बिल्कुल डायरेक्ट मेथड जिससे आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, और एक थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे तरीके से। देखो पहले थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको समझना है। कुछ छात्र हैं, कुछ छात्र जो हमने मान लिया, देखो x है कुछ छात्र, इनकी औसत ऊंचाई थी कितनी 156 ये रही, ठीक है जी। अब 5 छात्र थे जिनकी औसत ऊंचाई थी 160, यानी 5 छात्र थे जिनकी औसत ऊंचाई थी 160, ठीक है जी। तो जब इनमें जब इंक्लूड हो गई तो ये टोटल छात्र हो गए वो कितने हो गए x प्लस 5, ठीक। तो इनकी जो औसत ऊंचाई वो 0.8 सेंटीमीटर से बढ़ गई, तो कितनी होगी वो 156.8 हो गई, ठीक है। तो ये अब इसे सोल्व कर लेंगे हम, यानी इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, जैसे हम एवरेज को सोल्व करते हैं सेम। लेकिन हम इसे डेविएशन से भी कर सकते हैं। देखो हमें 156.8 मान सकते हैं एवरेज, ठीक। तो यहाँ डेविएशन जो आएगा वो आएगा 0 का। यहाँ कितने का आएगा 160 में से जब 156.8 घटाऊंगा तो यानी 0.2 फिर हो जाएगा 3.2 आएगा डेविएशन। यहाँ कितने का आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 0.8 का डेविएशन आएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा यानी x मल्टीप्लाई क्या -0.8, ठीक, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 3.2 में करूंगा, 5 दूनी 10, 5 के 12 16, यानी 16 इक्वल टू क्या, इसकी मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ये माइनस का इधर जाएगा तो कह सकते हैं जो 16 है वो क्या आ जाएगा 0.8x। तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई 10 से, तो 10 से करूंगा तो यहाँ जाएगा 160 मल्टीप्लाई 8x, 8 से काटूंगा तो 8 दूनी 16 यानी 20 बराबर x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। हमसे क्या पूछा था, समूह में छात्रों की प्रारंभ में संख्या जो कि हमने x मानी थी, तो ये आ गई 20। तो 20 क्या हमारा सही आंसर। अब बताना आपके समझ में आया या नहीं आया। ये इसका बेस्ट मेथड है। एक तरीका और समझ लो, आप इसे 15 सेकंड में कैसे कर सकते हो। देखो अगर आपके समझ में आए तो ठीक है, अन्यथा आप इसे मतलब ये समझ में आ गया तो भी ठीक है, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो भी एक एडवांस रूप है इसका। तो वो कब आता है जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक। जब आपका मैथ में बहुत ज्यादा अच्छा लेवल हो जाता है तब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे, अब थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है बस। देखो इसने बोला था कि कुछ छात्र हैं जिनकी औसत ऊंचाई है 156 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 5 छात्र हैं जिनकी औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि उसमें इंक्लूड हो गए, तो उनकी एवरेज टोटल की 0.8 से क्या बढ़ गई। अब देखो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है, यानी कि जो 5 छात्र हैं जिनकी एवरेज हाइट है 160 सेंटीमीटर, अगर मानो उनकी भी 156
156.8 होती, जो कि बाद में यानी सबका एवरेज कितनी हुई है 156.8 ही हुई है, और वो इनकी इतनी होती तो 160 में से 156.8 घटाएंगे तो क्या आएगा 3.2। तो 3.2 हाइट जो इन 5 जनों की है ये, ठीक, जो एक्स्ट्रा है तो कितनी है यानी 16। तो ये 16 क्या है एक्स्ट्रा। तो ये जो है ना, जो बाकी के जो छात्र है तो शुरू में जो हमें पता नहीं उनको दिए इसने 16, तो मान सकते हैं जो एक्स छात्र थे, ठीक है, तो उनकी कितने से बढ़ी है 0.8 से बढ़ी है प्रत्येक की हाइट। तो यहां से निकालेंगे 0.8, टोटल इतनी बढ़ी है, जो टोटल ये बराबर होना चाहिए 16 के ये, ठीक। अब आया समझ में? नहीं आया? और अब जब हम इसे भी सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 16/0.8, ठीक, ऊपर बढ़ जाएगी 0, 8 दूनी 16, तो यहाँ से क्या आएगा x की वैल्यू 20 ही आ जाएगी। अब बताना समझ में आया नहीं तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। बढ़े आगे, करो 18वां क्वेश्चन। इसमें बोला है कि 60 का 50%, 40 के 30% से कितना दिखा है। देखो तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 6 पंजे 30, ये आ गया 30, 4 या 12, आ गया 12, तो 30 12 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है ये, यानी ये है 18 अधिक। तो 18 किसमें दिया, ये रहा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। करो 19वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है और उसका मासिक व्यय 9,000 है, वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत करता है। देखो ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस बचत ही तो निकालनी होगी परसेंटेज में। देखो खर्चा है 9,000, इनकम है 13,500, तो 13,500 में से जब 9,000 घटाएंगे 9 4 13, यानी कि 4,500 क्या आएगा इसकी बचत आई, ठीक। इनकम कितनी है 13,500 ये, तो ये बचत ही तो निकालनी होगी परसेंटेज में, ठीक। तो 2 0 से 2 0 खत्म, ये आया 45/135, ठीक, मल्टीप्लाई 100। देखो ये कर सकता है 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 1 13, यानी 3 बार कटाइए तो ये आया 100/3, 100/3 का मतलब 33.33%। ये रहा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, करो। देखो ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, 40 का 80%, 25 के 4/5 से कितना अधिक है। 40 का 80% का मतलब 4 8 32, तो 32 जो है वो 25 का 4/5, तो 25 का 4/5 ये होगा, ठीक, यानी 5 पंजे 25, 5 चौक 20, ये क्या आया 20 आया, ठीक। तो 32 जो है 20 से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है ये 12 ज्यादा है, तो इसका मतलब 12 क्या हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो देखो इस सेट के जो 20 क्वेश्चन है मैंने आपको करवा दिए हैं। अब बताना है आपको कि वीडियो समझ में आई भी थी, यानी क्लास समझ में आई भी थी या नहीं, ठीक है। और 20 में से आप कितना सही स्कोर करके करे हैं आपने, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, अभी आपके पास टाइम है, बाद में पछताना पड़ेगा अगर अब भी आप लापरवाही बरत रहे हो, ठीक, क्योंकि पता नहीं फिर कब वैकेंसी आएगी। अगर आप पर सच में बता रहा हूँ कि ग्रुप डी का, ठीक, अगर आप पर ये एग्जाम भी नहीं निकल रहा तो भूल जाना कि आप गवर्नमेंट जॉब ले पाओगे, ठीक। क्योंकि अगर आप पर ग्रुप डी ने निकल रहा तो इसका मतलब आप एनटीपीसी भी नहीं निकालोगे फिर तो, ठीक। एनटीपीसी नहीं निकल सकता तो एसएससी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, एनटीपीसी ग्रुप डी से हार्ड है, एनटीपीसी से हार्ड एसएससी है, तो फिर क्या कौन सा एग्जाम निकालोगे तुम, ठीक है। तो इसलिए आपके पास एक अच्छा चांस है एक गवर्नमेंट जॉब लेने का, ठीक, अपना नाम कमाने का। तो बताना वीडियो कैसी लगी है, और देखो ये जो हमारी सीरीज है ये जारी रहेगी कब तक, जब तक इसका एग्जाम नहीं हो जाता। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप इसे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर आएगा मैथ में, ठीक। तो बताना वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।